चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए आपका क्लास जो है आप लोगों का मैराथन क्लास चलने वाला है। ठीक है, मैराथन क्लास करने का मतलब आज जो है करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके, करंट भी चलेंगे, साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कुछ उससे रिलेटेड ऑप्शन के साथ अगर आता है तो उसको भी लेके चलेंगे। और कल का क्लास जो होगा वो सिर्फ बिहार करंट अफेयर्स होगा। और कल संडे है इसलिए हम बता दे रहे हैं कल क्लास होगी। जिनको आना है आइएगा, अदरवाइज़ प्रिपरेशन करना है कर सकते हैं, लेकिन जितना सुनिएगा जितना देखिएगा आपके लिए फ़ायदा ही होगा। ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग आज के प्रश्न को एक एक करके अच्छे से बारीकी से। और सबसे पहली बात कि अगर वीडियो आप लोग देखते हैं तो हम तो यहाँ ऑनलाइन भी साथ ही साथ ले रहे हैं, ऑफलाइन भी आप लोग हैं। तो मेरा ये मानना है कि सिर्फ बोर्ड को देखना नहीं है, प्रश्न को लिखना है। क्योंकि अगर एक बार में ही क्या होगा, आपका सारा प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा और वो दिमाग में सेट हो जाएगा। तो हमारे पास पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न क्या है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 जो कि 19वां संस्करण था, किसके द्वारा जारी किया जाता है। सिंपल क्वेश्चन यही है कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया जाता है। पहले ये प्रश्न आप लोग तेजी में लिखते जाइए, हम बार बार नहीं बोलेंगे, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। लास्ट में हम देखेंगे कि आप लोगों ने लिखा या नहीं लिखा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न अभी तुरंत आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जारी की जाती है विश्व आर्थिक मंच, किसके द्वारा जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। इसकी स्थापना कब हुई थी, यहाँ जान लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 1971। मुख्यालय इसका कहाँ है, ये भी जान लीजिए। मुख्यालय है इसका जेनेवा, इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा। जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड। कभी कभी पूछ देता है कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट के संस्थापक कौन थे। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो एक संस्था है जो जारी करती है विश्व आर्थिक मंच, उसके संस्थापक कौन है। तो संस्थापक का भी नाम जान लेंगे। क्लास श्वाब, स्विट्जरलैंड के प्रमुख अर्थशास्त्री क्लास श्वाब, ये इसके संस्थापक हैं। इसकी स्थापना 1971, मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ये और भी दो चार गो जो है रिपोर्ट प्रकाशित करती है, कौन कौन सा देख लेते हैं। लिखेंगे वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, ये भी किसके द्वारा जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट। साथ ही से साथ ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ये भी किसके द्वारा जारी की जाती है, विश्व आर्थिक मंच। अगला लिखेंगे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये भी किसके द्वारा जारी की जाती है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। देखिए सब कितना महत्वपूर्ण है, एक सवाल से हम लोग कितना सवाल जान रहे हैं, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण। एकदम फटाफट लिखते चलिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। ये नहीं सोचिएगा बाद में वीडियो देख लेंगे लिख लेंगे, लेकिन नहीं, बाद में वीडियो तो एक बार देख ही लीजिएगा और क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ देखते के साथ साथ लिखते जाएंगे तो काफ़ी फायदेमंद होगा। एक और है वैश्विक यात्रा और पर्यटन सूचकांक, हम करवा चुके हैं। वैश्विक यात्रा और पर्यटक सूचकांक, विश्व आर्थिक मंच द्वारा कौन कौन सा रिपोर्ट जारी किया जाता है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वैश्विक यात्रा और पर्यटन सूचकांक। इसके संस्थापक कौन थे विश्व आर्थिक मंच के, क्लास श्वाब। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1971। मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन हम लोग एक प्रश्न से जाने। यही सवाल नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। करंट का क्वेश्चन है, लेकिन करंट के साथ साथ कुछ से मिलता जुलता क्वेश्चन जान रहे हैं और यहाँ सुन रहे हैं तो शायद आप लोगों के माइंड में जल्दी जल्दी सेट भी होगा।
आइए फटाफट ग्रहण स्थान कीजिए जल्दी से। ठीक है ना, लिख लिए सब कोई, किन्हीं का नहीं ना छूटा है? आगे बढ़े, और भी आगे बढ़ना है, देखना है। अब देखो इसमें एक ऑप्शन है विश्व बैंक। विश्व बैंक के बारे में जानना है, स्थापना कब हुआ था, कोई बताइए। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? हाँ, वाशिंगटन डीसी। ये तो रफली आइडिया हो गया। अब बताइए इसके विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? बिल्कुल सही जवाब, अजय बंगा। अजय पाल सिंह बंगा पूरा नाम है, लेकिन अजय बंगा भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मुख्य वित्तीय पदाधिकारी और एमडी अंशुला कांत। अंशुला कांत। अध्यक्ष अजय बंगा, सीएफओ अंशुला कांत। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में देखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसका मुख्यालय, अरे अमेरिका तो ये है, जगह बताओ। हाँ, वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब जानते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। हाँ, एक बार क्लास में पूछे थे तो सब सन्न रह गए थे। इसके प्रबंध निदेशक कौन है? हाँ, प्रबंध निदेशक क्रिस्टलीना जॉर्जिया। करंट में यही है, प्रेजेंट में देखिए यहाँ एक करंट से 3-4 करंट। सीएफओ किसके? विश्व बैंक के। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक क्रिस्टलीना जॉर्जिया। कुछ कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जिसमें बहुत सारा डाटा आपके पास आ जाएगा, जानकारी के लिए आपके पास बहुत सारा प्रश्न आएगा। एक एक करके हम लोग देखते चलेंगे। लिख लिए हैं? आगे बढ़ें। ये दिक्कत है इसमें बड़ा। अगला प्रश्न लिखिए। भारत और मालदीव के संबंध में देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आ गया पेन वाला। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। आप लोग थोड़ा दिमाग लगा के जवाब दीजिए। तो क्या कहता है? एकुवेनी, दोस्ती, एकता और ऑपरेशन शील्ड क्या है? दोनों देशों के बीच कुछ संयुक्त सैन्य अभ्यास है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, तो सही कर देते हैं। भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है, जो उनकी प्रशिक्षण आवश्यकताओं का लगभग 70% क्या करता है? पूरा करता है। अगला है कि 8 डिग्री चैनल, क्या ये सही है? ठीक है। 8 डिग्री चैनल भारत का मिनी का को मालदीव से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल आप लोग पढ़े होंगे। क्या 8 डिग्री चैनल करता है? नहीं करता है? करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा?
सभी तीनों आंसर सही। 8 डिग्री करता है, 9 डिग्री भी बता देते हैं, सब बता देते हैं। पहले इसका आंसर लिख लेंगे, सभी 3, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 8 डिग्री का जब बात हुआ है तो 8 डिग्री चैनल किसमें है बताइए? मिनी काय, एकदम याद रखना है, मालदीव, बहुत सुंदर। 9 डिग्री चैनल मिनी काय और किसका? लक्षद्वीप, ठीक है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार, बहुत सुंदर। अगर हम पूछ दें 6 डिग्री तब, आप बताइए इसमें दिमाग लगा के 6 डिग्री अगर हम पूछ दें तब? इंडोनेशिया और इंदिरा पॉइंट, हाँ बहुत ही महत्वपूर्ण। इंडोनेशिया और इंदिरा पॉइंट अपना देश। अगर एक और पूछ दें, एक और आता है, पूछता है परीक्षा में, पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य, ठीक है। भारत और श्रीलंका, और दोनों का अगर जगह पूछ देगा तब क्या लिखिएगा? भारत और श्रीलंका तो ये कंट्री हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन बढ़ रहा है। भारत में हो जाएगा तमिलनाडु और श्रीलंका में हो जाएगा जाफना, एक जिला है जाफना, याद रखिएगा। कभी कभी भारत श्रीलंका ना देकर दे दे तमिलनाडु और जाफना, लिखिए। ये सब चीज़ जो लिख रहे हैं फटाफट लिखिए, बाद में वीडियो देखिएगा, बहुत क्वेश्चन है। इसीलिए हम पीपीटी में कोशिश किया। अभी इसी चीज़ को लिखाने लगते ना तो पता चलता बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम इसी तरह का कोशिश कर रहे हैं कि फटाफट इस तरह से करें। अभी तो थोड़ा पेन उन लेने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन आगे से और दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ मत करवाइए ना तो पता चला ये हो गायब हो गया। हाँ ये है, यहाँ पेन का कलर आ रहा है, इसलिए ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं। जब तक पूरी तरह ट्रेन नहीं हो जाते हैं तब तक कुछ नहीं, वो हो जाएगा। आज ले लेते हैं, आज क्या बोलते हैं उसको, ट्रेनिंग। हाँ कितना देखिए महत्वपूर्ण, 4-5 प्रश्न एकदम याद, मुंह पर याद करना है। एक बार मेरे साथ आप लोग बोल भी दीजिए तो याद हो जाएगा। 8 डिग्री चैनल किस? मिनी काय और 9 डिग्री चैनल मिनी काय और लक्षद्वीप। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार। 6 डिग्री चैनल इंडोनेशिया और इंदिरा पॉइंट, बहुत सुंदर। पाक जल डमरू मध्य, भारत और तमिलनाडु और पाक जल डमरू मध्य। जो 1755 से 60 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर थे रॉबर्ट पाक, उन्होंने ही इसका नामकरण किया था। दोनों के बीच एक किया था सीमा निर्धारण कर सकते हैं या अलग कर सकते हैं कि वो पाक जल डमरू मध्य, भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक है ना। रॉबर्ट पाक उसका नाम था। तो जनरली जो करते हैं वो अपने नाम से ही दे देते हैं, जैसे रेडक्लिफ का नाम सुने होंगे, डूरंड का नाम सुने होंगे, तो सारे व्यक्ति के नाम पर ही रखा गया है वो सब, ठीक है ना। आगे बढ़ें। देखिए निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो आप लोग का पढ़ा हुआ है जी, फटाफट मारिएगा। जीआई टैग कह रहा है ना, जीआई टैग। आदि केकिर, जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा, क्योंकि मेरा पढ़ाया हुआ है। आज धराए हो तुम लोग रॉन्ग ईयर में तो छोड़ेंगे ना, किससे पूछें। चलो बताओ दिलीप, आदि केकिर एक जीआई टैग उत्पाद है, वो किस राज्य से संबंधित है? क्या ये असम सही है? क्या मैं इसको सही करूं? गलत कर दें? चलिए आप बोल देते हैं तो हम गलत कर देते हैं। अब आप बताइए निशु, कच्ची कड़े गुजरात की है? कच्ची कड़े, सूखा खजूर भी बोलते हैं, कच्छ के क्षेत्र यानी गुजरात में, तो सही है?
बिल्कुल सही। तांगेल साड़ी पश्चिम बंगाल, आप बताइए, आप बताइए, है? बिल्कुल सही। तांगेल साड़ी आपका पश्चिम बंगाल। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? 2 और 3। चलिए, आदि केकir किसका है? अरुणाचल प्रदेश, लिख लो। आदि केकir कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश। और भी जानना है? वांगचो लकड़ी कहाँ का? हाँ, वांगचो लकड़ी, अरुणाचल प्रदेश। एक और भी हाल ही में दिया गया है अरुणाचल प्रदेश का, बहुत ही फेमस है, खामती चावल। खामती चावल कहाँ का जीआई टैग? अरुणाचल प्रदेश। गुजरात के बारे में देख लेते हैं। व्हाइट संगमरमर, सफेद संगमरमर कहाँ का? हाँ, सफेद संगमरमर गुजरात का ही है। हाँ, ठीक है। उसके बाद देखेंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का तांगेल साड़ी है, ये है। एक और साड़ी है, गारद साड़ी। साड़ी से ही है तो वो साड़ी का और लिख लीजिए, गारद साड़ी। सुंदरवन शहद, सुंदरवन शहद, नाम से ही सुंदरवन है तो पता चल जाएगा। सुंदरवन शहद, गारद साड़ी, तांगेल साड़ी, सबका संबंध किससे? पश्चिम बंगाल से। गुजरात का कच्ची कड़ेक और सफेद संगमरमर बहुत पूछा गया। अरुणाचल प्रदेश वांगचो लकड़ी और खामती चावल। इतना सारा जीआई टैग। जीआई टैग अभी परीक्षा में पूछने का एक परंपरा चल रहा है। आगे बढ़े। देखिए, हाल ही में जारी किए गए CREA रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? वाह, बड़ा एकदम आसान तेजी में बोलते हैं। बहुत सुंदर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेगूसराय। लेकिन ये क्या कह रहा है? दूसरा। तो पहला कौन सा होगा? बर्निहाट कहाँ का शहर? मेघालय, बर्निहाट। उसके बाद दूसरा में कौन हो जाएगा? बेगूसराय। तीसरा में नोएडा। चौथा में गंगानगर जिला राजस्थान का। अब पांचवा, ये इसलिए इतना लिखा रहे हैं कि कुछ समझिए कारण है, तब हम पांचवा और छठा लिख रहे हैं। पांचवा और छठा लिखने का कारण है। पांचवा बताइए आप, नेहा, आपको मालूम है? इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। आपका घर कहाँ है? लिख देते हैं छपरा। छपरा। और आप कहाँ बोले अभी? तो लिख देते हैं पटना। छठा में पटना। बहुत खुश नहीं हुई, खराब रिपोर्ट है। हाँ, खुश होने वाली बात नहीं है कि बड़ा अच्छा है, बाप रे मेरा नाम आ गया, जिला का नाम आ गया। नहीं, खराब है। शुक्र मनाइए भगवान से कि नाम नहीं आवे। CRE का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म CREA बताइए कोई? सेंटर फॉर रिसर्च एनर्जी एंड क्लीन एयर, हवा। सेंटर फॉर रिसर्च एनर्जी एंड क्लीन एयर। पहला स्थान एकदम याद रखना है, बर्निहाट पहला स्थान याद रखना है। और दूसरा स्थान बिहार के लिए महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए बेगूसराय। एकदम समझिए VVI
VVI। क्यों? क्योंकि ऑप्शन है एक पटना, सभी लोगों का दिमाग कहां जाएगा? पटना पे ही जाएगा, लेकिन इसका आंसर होगा बेगूसराय। कह देगा टॉप 5 शहरों में बिहार से कितने शहर थे? टॉप 5 में छपरा और बेगूसराय तो ये होगा जी टॉप 5 में। 5 का बोल रहे हैं ना, तो 2 होगा। टॉप 10 में बोलेगा तब होगा। पटना छठा स्थान पर है, तो पटना के बारे में ऐसे लिख दी। लेकिन टॉप 5 एकदम जरूरी। बिहार से 2 शहर, बेगूसराय दूसरा, छपरा 5वां और पहले स्थान पर बर्निहाट मेघालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बार बार काटो। अगला प्रश्न देखिए क्या है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा किसे फ्रांस का सबसे युवा और पहला समलैंगिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? देखिए यहां पे थोड़ा सा प्रश्न पीछे हो गया है और हम लोग आगे हो गए। कहने का मतलब कि अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आंसर विल बी ग्रेवियल अटल। ग्रेवियल अटल ये सबसे युवा, मात्र 34 वर्ष की आयु के प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन अभी फिर क्या हो गया है? चेंज हो गया है और फ्रांस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने हैं मिशेल बार्नियर। तो अभी आपको याद रखना है कौन सा, एकदम हाईलाइट में करके लिख देते हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? पीएम, प्राइम मिनिस्टर मिशेल बार्नियर। उसके पहले थे ग्रेवियल अटल, उसके पहले थे एलिजाबेथ बोर्ने, उसके पहले थे जीन कैस्टेक्स, और ये एडोल्फ फिलिप जो थे फ्रांस के पेरिस के मेयर रह चुके हैं। उसके बारे में उतना जानना नहीं है, ये जानना है मिशेल बार्नियर के बारे में कि फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है। अभी सितंबर में ही इन्होंने शपथ ग्रहण लिया है, मिशेल बार्नियर। उसके पहले थे ग्रेवियल अटल, कुछ कारण था कि सबसे युवा था और पहला समलैंगिक प्रधानमंत्री था। उसका अफेयर लड़के से चल रहा था, लड़की का कमी था वहाँ। जबकि पेरिस के बारे में फ्रांस में कहा जाता है सुरा और सुंदरियों का देश। पता है कि नहीं? परीक्षा में पूछा भी गया है, सुरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है फ्रांस को, क्योंकि फ्रांस में एक से कुछ किस्म के मिलेंगे आपको शराब और एक से एक किस्म के मिलेगी सुंदरियाँ। सब अब कैसा सुंदरी है पता नहीं, कभी गए नहीं है फ्रांस, कभी आप लोग जाइएगा तो बताइएगा। मिशेल बार्नियर कौन है? फ्रांस के प्रधानमंत्री। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? लिखा हुआ भी है, लिखाने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़े। क्वेश्चन देखिए, देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित ऐप तथा जारीकर्ता के संबंध में कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित कर रहा है। इनकोर ऐप का संबंध निर्वाचन आयोग से है, सही है, चलो ठीक है सही कर देते हैं। संभव ऐप का संबंध इंडियन आर्मी से है, बिल्कुल सही है। उल्लास ऐप का संबंध वस्त्र मंत्रालय से है, लिखते जाइए कि इनकोर ऐप का है। नहीं, उल्लास ऐप नहीं है। अपार्ट मित्रों ऐप नहीं है। हुआ क्या? उल्लास ऐप का संबंध है शिक्षा मंत्रालय से, अपार्ट मित्रों ऐप का संबंध है वस्त्र मंत्रालय से। उल्टा हो गया, तो आंसर हमारा इसके अनुसार अभी सिर्फ होगा ए और बी। ठीक है, इनकोर ऐप के बारे में जानते हैं, निर्वाचन आयोग से संबंधित है। इसमें चुनाव संबंधी डाटा के लिए बनाया गया है। ठीक है, चुनाव आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के द्वारा। संभव ऐप इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी में भी हम लोग लिखेंगे सीआरपीएफ, बहुत ही महत्वपूर्ण। इंडियन आर्मी में भी पर्टिकुलर ये सीआरपीएफ का है, अपना वित्तीय जानकारी, फाइनेंशियल जानकारी के लिए कि हमको जानना है कि हमारा पेंशन संबंधी, वेतन तेतन संबंधी क्या है, सिस्टम नहीं है। इस ऐप के माध्यम से पूरा डाटा, वो अगर चाहेगा एक नंबर दिया जाता है, वो डालने के बाद पिन रहता है, उसके बाद सारी जानकारी उसके पास क्या आ जाएगी? उस व्यक्ति की आ जाएगी। तो ये उल्लास संभव ऐप का संबंध किससे? सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी। अगर सीआरपीएफ दे दे, बीएसएफ दे दे, आईटीबीपी दे दे, एसएसबी दे दे, तो वहां पे हम लोगों को क्या मारना है? सीआरपीएफ। अगला है उल्लास ऐप का संबंध शिक्षा मंत्रालय। इसका उद्देश्य है जन जन साक्षर, इसका नारा है
जन जन साक्षर, साक्षरता अभियान कह सकते हैं, जन जन साक्षर इसका नारा है। और ये साक्षरता कार्यक्रम का एक कह सकते हैं अहम हिस्सा है। साक्षरता कार्यक्रम किसका है? साक्षरता कार्यक्रम। जानकारी के लिए लिख सकते हैं किससे संबंधित है, तो साक्षरता कार्यक्रम, क्योंकि नाम से उल्लास ऐप से पता नहीं चलता है। ये हम चर्चा कर रहे हैं उल्लास ऐप के बारे में जी, ठीक है ना। अब चर्चा करेंगे पाठ मित्रों। ये कपड़ा मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय भी कह सकते हैं, कपड़ा मंत्रालय भी कह सकते हैं, उसके द्वारा ये एक ऐप जारी किया गया है, पाठ मित्रों ऐप। पाठ मित्रों, इसमें जो है मेनली जारी किया गया है जूट का किसान, जूट की खेती होती है ना, जूट के किसानों के लिए, जूट के किसानों को एमएसपी मिनिमम सेलिंग प्राइस, जूट के किसानों के लिए एमएसपी के बारे में जानकारी के लिए प्राप्त करने के लिए ये पाठ मित्रों ऐप जारी किया गया है। किसके द्वारा? कपड़ा मंत्रालय। अभी वर्तमान में जिससे पूछेंगे वही बताइए, कपड़ा मंत्री कौन है? टेक्सटाइल मिनिस्ट्री अपना बिहार के हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। चिराग पासवान फूड प्रोसेसिंग है, खाद्य प्रसंस्करण है। आप बताइए। जय श्री राम। बस एक ही बार वही नारा देता, कहीं जाता वही नारा देता। गिरिराज सिंह, हाँ, कहाँ से सांसद हैं? बेगूसराय। अभी बेगूसराय का चर्चा हुआ था ना, प्रदूषित शहर में 2 नंबर। तो ये गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री हैं। सब जानकारी रखना चाहिए, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। लिख लिए हैं? अगला आगे बढ़ते हैं। WTO में 5 जनवरी 2024 को WTO में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है? भारत का नया राजदूत सेंथिल पांडियन सी। आंसर होगा बी। उसके पहले कौन थे? किसका स्थान लिया? अमित अग्रवाल का स्थान लिया। कौन? सेंथिल पांडियन सी। WTO में भारत का राजदूत, बहुत ही महत्वपूर्ण। WTO में भारत का राजदूत कौन बने हैं? सेंथिल पांडियन सी। आगे बढ़ो, इसका खाली लिख लीजिए क्वेश्चन। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन देखिए है। ये भी क्वेश्चन VVI कर सकते हैं BPSC के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए किन 2 देशों के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में वो देश बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, इसलिए भारत उसके साथ क्या किया है? समझौता किया है। तो किसके साथ? सब में भारत है। ये है गुयाना, मैक्सिको, वेनेजुएला, दक्षिण अफ्रीका। आंसर क्या हो जाएगा? भारत और गुयाना, भारत और गुयाना। आप बताइए शुभम जी, गुयाना का राजधानी कहाँ है? आप बताइए। आप बताइए सत्यम जी। शंभू, किनको पता है? एक आदमी। कहाँ? केन कि जॉर्ज टाउन? देख लीजिए एक बार। तो गुयाना का कहाँ का कंट्री है? कैसी कंट्री है? साउथ। हाँ, ठीक है। तो ये भारत और गुयाना के बीच आपको एक हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में, क्योंकि ये क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन की तेजी से क्या हो रहा है? विकास हो रहा है, इसलिए भारत ने इसके साथ एक क्या किया? समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। अब वहाँ से आसानी से यहाँ आएगा और इंडिया भी धीरे धीरे क्या होगा? विकास की ओर अग्रसित देखने को आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगला क्या है क्वेश्चन जी? दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है? नाम ही से लग रहा है। दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है? रेडियो टेलीस्कोप, एक उच्च थ्रूपुट कोए बैंड उपग्रह नहीं। भारतीय नौसेना का स्वदेशी UAV, भारतीय नौसेना का क्या है?
स्वदेशी माने अपना देश द्वारा बनाया गया, स्वदेशी। UAV, क्या इसका पहले मतलब जानिए क्या होता है? कोई योद्धा बताइए UAV का मतलब। हाँ, अनमैन्ड एयर व्हीकल। इसे जो है बनाया गया है महत्वपूर्ण किसके द्वारा? अदानी ग्रुप द्वारा। किस देश की मदद से? ये भी पूछता है किस देश की मदद से? इजराइल की मदद से। इजराइल की मदद से। किस देश की मदद से? इजराइल की मदद से। यह 36 घंटे तक लगातार उड़ सकती है। कितना? 36 घंटे तक। 36 घंटे तक लगातार उड़ सकती है। और इसकी ऊंचाई कितना है? इसकी ऊंचाई 30,000। 30,000। इसकी ऊंचाई कितनी है? 30,000 फीट की ऊंचाई है, तक उड़ सकती है। 30,000 फीट। एक सवाल ये भी कोई कोई पूछ देता है कि इसका जो है क्षमता कितना तक है? लोडिंग कैपेसिटी, भार क्षमता क्षमता 450 kg। क्षमता इसकी कितना है? 450 kg। काफी बहुत है जी। 450 में तो बहुत चीज चला जाएगा। और सबसे बड़ा बात है कि इसमें कोई व्यक्ति के द्वारा हैंडल नहीं होगा। हाँ, रिमोट से होगा, बिना व्यक्ति के द्वारा। तो अच्छा है कि आदमी की भी बचत होगी और हैंडल होगा, इसलिए इसका नाम दिया गया है मानव रहित यान, अनमैन्ड एयर व्हीकल, UAV। और सबसे बड़ी बात कि यह स्वदेशी है, अपना देश द्वारा निर्मित है, सिर्फ सहयोग लिया गया है किससे? इजराइल से। ठीक है, इतनी बातों को याद रखना है, लिख लीजिए अच्छे से। सबसे बड़ी बात, भारत का पहला है, यह कहीं लिखा हुआ है? नहीं, भारत का पहला है मानव रहित यान। मानव रहित यान। अदानी ग्रुप, इसका पूरा नाम है इस कंपनी का अदानी स्पेस एरोस्पेस लिमिटेड कंपनी, लेकिन अदानी ग्रुप में ही सब आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी 2024 को घुड़सवारी के लिए किस पहली महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित की है? इसका पहले सवाल का आंसर जानना है। कौन सा आंसर होगा? दिव्य कीर्ति सिंह। ये कहाँ की रहने वाली? राजस्थान की। ये भी जान लीजिए। साथ ही साथ ये राजस्थान के चुनाव की ब्रांड एम्बेसडर भी रही थी। राजस्थान चुनाव की ब्रांड एम्बेसडर। कहाँ की? राजस्थान चुनाव की ब्रांड एम्बेसडर। 2022 में जो एशियाई खेल हुए थे उसमें यह स्वर्ण पदक जीती थी। 2022 में एशियाई खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। शीतल देवी का संबंध किससे है? पैरा तीरंदाज। वैसे मत बोलिए, तीरंदाजी खाली ना है, ये पैरा तीरंदाज है। पैरा मतलब दिव्यांग। हाँ, और वही शीतल देवी कौन? लोकसभा चुनाव में दिव्यांग कोटे की आइकॉन, नेशनल आइकॉन बताए थे। लोकसभा चुनाव में नेशनल आइकॉन डिसेबल कैटेगरी की दिव्यांग श्रेणी की कौन थी? शीतल देवी। अगला है प्राची यादव। प्राची यादव पैरा केनो एथलीट हैं। पैरा केनो, ये खेल जानते हैं? खेले तो नहीं होंगे, लेकिन देखे हैं कि नहीं, जाने हैं कि नहीं? पैरा केनो एथलीट, नाव चलाता है जो, नहीं देखते?
वो दूसरा है, पैरा कैनो कैनो खेल अलग होता है, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है। हाँ, ये एक बच गया ऋतु नेगी, इसके बारे में भी जानिए। ऋतु नेगी का संबंध किस खेल से है? भारतीय महिला कबड्डी की टीम की कप्तान, भारतीय कबड्डी की कप्तान ऋतु नेगी। दिव्य कीर्ति सिंह क्या है? घुड़सवारी। प्राची यादव पैरा कैनो एथलीट। शीतल देवी पैरा तीरंदाज। अर्जुन पुरस्कार, कुल कितना इस बार अर्जुन पुरस्कार दिया गया? ये परीक्षा में सवाल पूछ चुका है। 26 लोगों को। कितना खिलाड़ी को इस वर्ष कितना अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? 26 लोगों को 2023 का। कब से शुरू हुआ अर्जुन पुरस्कार? 1961। कब से शुरू हुआ? 1961 से। 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 15 लाख रुपए की राशि 1961 से शुरू हुआ है। कहा जाता है कि खेल के क्षेत्र में पहले ये सर्वोच्च पुरस्कार हुआ करता था, लेकिन अब खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसका पूर्व नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। 1991-92 से शुरू हुआ है। पहला प्राप्त करने वाले कौन थे? विश्वनाथन आनंद। अब नाम उसका हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अर्जुन पुरस्कार 1961 से 15 लाख रुपए की राशि। इस वर्ष कितना दिया गया? 2023 में 26 लोगों को। यही सब है अवार्डेड, सब अर्जुन पुरस्कार अवार्डेड है। मोहम्मद शमी क्रिकेटर में एक नाम सुने होंगे, उसको भी मिला है। लिख लिए इतना। ऋतु नेगी का संबंध किस खेल से है? प्राची यादव का संबंध किस खेल से है? आपको शीतल देवी का संबंध किस खेल से है? और आपको फिर एक हो जाएगा दिव्य कीर्ति सिंह। चारों के बारे में याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे ब्रिक्स। पहले कौन सा नाम क्या था? ब्रिक स्थापना कब हुआ? 2009। उसके बाद इसका हो गया ब्रिक्स नाम। कब से? ब्रिक्स नाम यानी स्थापना कर सकते हैं 2010 से। क्यों? क्योंकि एस यानी साउथ अफ्रीका, कौन देश शामिल हो गया था? साउथ अफ्रीका। पहले ब्रिक में कौन कौन देश था? ब्राजील, रूस, भारत और चीन, ठीक है। इतना जानकारी हो गया। अब बताइए इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू का है होगा जी। जब 4-5 को इसका कोई देश में नाम ही नहीं है तो काठमांडू का है होगा। तुम बोल दो, कुछ तो बोल देता है। संघाई, चीन। जब भी होगा याद रखना, इसे बेसिक चीज है। ऑप्शन में भी अगर नहीं आ रहा है, वैसे ऑप्शन में चारों कंट्री का ही देगा शहर का नाम, ऐसा नहीं देने वाला है। हम लोग आप लोग के जैसा महान आदमी नहीं है कि कुछ हो बोल देना है। इसी से होगा। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? संघाई, चीन। लिखिए तेजी में, संघाई, चीन। चार देश नया क्या हुआ? शामिल। कौन कौन देश? ईरान, यूएई, इथोपिया, ईरान, यूएई, मिस्र, इथोपिया, ठीक है। ये 4 देश शामिल हो गया। और 2 देश जो है अर्जेंटीना, क्लियर समझो, बुक बुक में सब उल्टा पुल्टा दिया है, समझ में नहीं आता है। अर्जेंटीना और सऊदी अरब, इन दोनों को आमंत्रण भेजा गया है, जिसमें से कि अर्जेंटीना क्या किया है? रिफ्यूज कर दिया कि मैं ब्रिक्स में शामिल नहीं होऊंगा, यानी क्लियर कट हो गया है। दोबारा भी भेजा गया प्रस्ताव, लेकिन वो प्रस्ताव इन्होंने क्या किया? कैंसिल कर दिया। इसलिए अब अर्जेंटीना की शामिल होने की बात नहीं की जा रही है। तो हमारा प्रश्न है कि किस देश ने ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईरान। लेकिन एक सऊदी अरब है, लोग अभी सऊदी अरब का भी नाम इसमें कर दे रहे हैं कि शामिल हो गया है, लेकिन उन्होंने हामी नहीं भरी है, ना तो हाँ ना तो हाँ। इसलिए हम कैसे उसको शामिल करवा देंगे? जब तक प्रॉपर वे में
उनकी हामी नहीं भरी जाएगी, साइन नहीं होगा, तब तक शामिल नहीं माना जाएगा। लेकिन प्रस्ताव में है, संभावना है कि यह शामिल हो ही जाएगा। ये 4 देश का नाम एकदम याद रखो मुंह पर, ईरान, यूएई, मिस्र और इथोपिया, क्योंकि चारों क्या हो चुका है, शामिल हो चुका है। एक बार फिर से बोलिए चारों का नाम, ईरान, मिस्र, इथोपिया और यूएई। कौन कौन है दिलीप? 4 गो देश, ईरान, मिस्र, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात, है ना? संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात है, ब्रिक्स में शामिल है। वही हुआ ना, कहाँ गया? यूएई, यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, ब्रिक्स का यही है। कब स्थापना हुआ? 2009। ब्रिक्स देशों ने मिलकर एक बैंक की स्थापना की है, एनडीबी, पता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, लिख लीजिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई? 2014 में। कब हुई स्थापना? 2014 में। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, चीन में ही है। हाँ, तो ब्रिक्स का नाम पहले शुरुआत में हुआ था, उसके बाद नाम हो गया ब्रिक्स। अब पता नहीं, देखिए चारों के बाद होने के बाद क्या करेगा, लेकिन हमको नहीं लगता करना चाहिए, करेगा तो फिर यादों करना मुश्किल है। अर्जेंटीना, सऊदी अरब को प्रस्ताव, अर्जेंटीना ने रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, सब लिख लिए पॉइंट ना? चलो आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए श्री राम लला दर्शन योजना शुरू की है? बस, बहुत सुंदर, अपने लोगों के लिए कि भाई आप तीर्थ यात्रा कीजिए। कहाँ जाइए? तो राम मंदिर, नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए जाना, रहना, खाना सब क्या है? सरकार की तरफ से। ठीक है, ये दिव्यांग कैटेगरी के लिए पहले शुरू किया गया था, लेकिन अब सभी के लिए। कब से शुरू हुआ है? बहुत सुंदर, 22 जनवरी 2024, उसी दिन ने हुआ था प्राण प्रतिष्ठा, उसी समय हुआ था ना? हाँ, चलो आगे देखते हैं। यूनेस्को को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के संबंध में असत्य कथन को पहचाने, असत्य कथन को पहचाने, क्या कह रहा है? इसकी अध्यक्षता भारत ने नई दिल्ली में की। सही है, भारत दूसरी बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का अध्यक्षता करेगा। गलत है, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का सत्र हर वर्ष आयोजित किया जाता है। सही है, किसी देश के स्थल या संपत्ति को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का फैसला क्या करती है? यूनेस्को करती है। बहुत सुंदर, यूनेस्को। इसके महानिदेशक कौन है? आंद्रे अजोले। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, पेरिस। स्थापना कब हुआ था? बहुत स्टेटिक गड़बड़ है। 1945, लिखिए 1945। भारत में कितना जो है धरोहर साइट विश्व धरोहर में शामिल है? पूछेगा सवाल तो क्या बताइएगा? 35, 7 और 1, 35, 7 और 1। 35 गो है सांस्कृतिक, 7 गो है प्राकृतिक और 1 गो है मिश्रित।
बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे। 43 हुआ, बढ़ाने में क्या जाता है। आप बताइए तो यूनेस्को का फुल फॉर्म। बट यूनाइटेड नेशन, उसके बाद शांत। यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन, तो होना ही होना है। रॉकी नहीं पता। सोनू जी आप बताइए। संजीत जी आप बताइए। यूनाइटेड नेशनल तो नेशन तो होना ही होना है, संयुक्त राष्ट्र तो होगा ही होगा। ई से क्या होगा? एजुकेशनल। एस से क्या होगा? साइंटिफिक, ठीक है। एस से, सी से कल्चरल, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। लिख दें कि लिखिएगा? हो गया ना? जानना चाहिए, बेसिक चीज़ है। और हम हमेशा बोलते हैं कि हम बेसिक चीज़ को लेके चलते हैं। चलो, क्या अगला क्वेश्चन? पुस्तक और लेखक के संबंध में सही सुमेलित। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, कितना सुंदर पुस्तक का नाम है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। इसको लिखो हिंदी में, भाग्य के 4 सितारे। कभी कभी भाग्य के 4 सितारे। क्वेश्चन सेटर गांजा भांग पी के सेट करेगा तो इंग्लिश में ना देकर हिंदी में क्वेश्चन दे देगा, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन सेटर आज के डेट में बहुत ही है, कुछ करेगा किसी तरह बुर्बक बनाना है विद्यार्थी को। भाग्य के 4 सितारे, लेखक कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। क्या थे? भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष, थल सेना के थे, सेना अध्यक्ष भी थे, सेना प्रमुख भी थे। तीनों सेनाओं के प्रमुख भी रह चुके हैं 28 में। और थल सेना के अध्यक्ष, प्रॉपर थल सेना के अध्यक्ष थे। भारत के पूर्व सेना प्रमुख, इनका ही लिखा गया है। ये जीवनी है, आत्मकथा है, अपने बारे में इन्होंने लिखा है। किसके बारे में? अपने बारे में इन्होंने लिखा। वाय भारत किसने लिखा है? एस जयशंकर। ये भारत के विदेश मंत्री हैं, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। उन्हीं की पुस्तक है वाय भारत। वाय भारत, एस जयशंकर, बहुत ही फेमस पुस्तक है। एक और इनकी पुस्तक है द इंडिया वे, लिख लीजिए। एक और पुस्तक का नाम, जब यहीं लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, द इंडिया वे। यह भी पुस्तक लिखा गया एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री के द्वारा। एक और पुस्तक है मोदी @20, मोदी @20। ये भी एस जयशंकर के द्वारा लिखा गया है, विदेश मंत्री। इसमें 2-3 और व्यक्ति का नाम है, अरविंद पनगड़िया, सुधा मूर्ति और एस जयशंकर, तीनों मिलकर लिखे हैं, भारत के विदेश मंत्री। अगला है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, भारत के रसायन एवं उर्वरक मंत्री। उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया, पहले स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं ये। हाँ, उर्वरक आत्मनिर्भरता की राह, हिंदी यही हुआ, उर्वरक आत्मनिर्भरता की राह। फर्टिलाइजिंग खाली याद रखिए ना, उतना ज्यादा कुछ नहीं रखना। फर्टिलाइजिंग माने रसायन, केमिकल, रसायन उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया, याद हो जाएगा। वाय भारत एस जयशंकर, वाय भारत द इंडिया वे, इंडिया से रिलेटेड, भारत से रिलेटेड, यानी भारत से रिलेटेड यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, भाग्य के 4 सितारे, मनोज मुकुंद नरवणे, भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष, पूर्व थल सेनाध्यक्ष। 4 स्टार्स, ठीक है, ऑफ डेस्टिनी, बहुत ही फेमस पुस्तक है, इसलिए बार बार बोल रहे हैं। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसने लिखा है? मनोज मुकुंद नरवणे। वाय भारत एस जयशंकर, द इंडिया वे मोदी @20 एस जयशंकर, साथ में अरविंद पनगड़िया और सुधा मूर्ति, ये दोनों भी उसमें को राइटर हैं, ठीक है ना।
अगला है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, मनसुख मंडाविया। ठीक है, हाल ही में किस सरकार ने सेवा बापू वायु लॉन्च की है? बापू नहीं होगा, वायु होगा। एक ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी है। इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी का शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, जिसका नाम वायु है, असम। कौन सा राज्य? असम। सिर्फ लिखिए ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी, भारत का पहला राज्य कौन सा जिसने ऐप आधारित बाइक टैक्सी वायु लॉन्च की है? बाइक टैक्सी मतलब बाइक मिलेगा, जैसे यहाँ रेपिडो पीडो होता है ना, तो ये सब क्या है? सरकारी नहीं ना है, प्राइवेट है। ओला, रेपिडो, इसी तरह सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, हाँ असम में। आगे बढ़ते हैं। नेपाल सरकार ने हाल ही में कितने रुपये के नोट जारी करने की घोषणा की, जिसमें लिपू लेक, लिपियाधुरा और काला पानी के भारतीय क्षेत्र शामिल कर लिए? नोट में जो है 3 क्षेत्र को अंकित कर लिया है। आंसर तो सबसे पहले हुआ इसका 100 रुपया। बड़ा भारत इसमें कड़े स्वर में विरोध जताया है, क्योंकि ये तीनों क्षेत्र लिपू लेक, लिपियाधुरा, काला पानी हमारा कहाँ का क्षेत्र है? उत्तराखंड। कौन सा जिला? पिथौरागढ़। कहा जाता है कि सुगौली की संधि हुई थी, सुगौली की संधि। जिससे पूछेंगे वही बताएगा कब हुआ था, ना निकल जाता क्वेश्चन। देखिए पढ़ाया हुआ आता है, देखिए आता है कि नहीं आता है? आप ही बताइए शीतल। हाँ 1816। आप बताइए किसके किसके बीच हुआ था? भारत और, हाँ तो दिमाग लगा बता सकते हैं। ठीक है, भारत कंपनी और किसके बीच हुआ था? नेपाल, जिसमें थे राजा गजराज मिश्रा, राजा गजराज मिश्रा के बीच हुआ था। नेपाल के राजा थे कंपनी और नेपाल के राजा गजराज मिश्रा। उसमें कहा गया था कि ये तीनों क्षेत्र क्या हो गया? नेपाल में है, मान लिया गया। ठीक है, लेकिन एक 1905 में फिर भारत और नेपाल के बीच एक शांति समझौता हुआ था 1950 में, जिसमें से कहा गया था कि वो जो पुराना था सुगौली संधि, वो ब्रिटिश की बातें थे, वो ब्रिटिश तक रहने दीजिए, उसका कोई लेखा जोखा माए बाप नहीं है। तो वो बातों को समाप्त कर दिया गया। अब 50 के बाद तो वो ऑटोमेटिक रद्द हो गया, लेकिन नेपाल अभी भी पुराने रट पे लगाए हुए कि नहीं ये हमारा है, ये हमारा क्षेत्र है। और ये दोनों के बीच में एक नदी बहती है, काली नदी। कौन सी नदी? वही नदी जो है ये काला पानी जो है उसको डिवाइड करती है भारत और नेपाल को, सीमा निर्धारण का काम करती है काली नदी। ठीक है ना। पिथौरागढ़ जिला, उत्तराखंड। अब देखिए आगे क्या होता है। अभी तो 100 रुपया का नोट जारी कर दिया और नेपाल सरकार की सहमति से नेपाल सरकार ने इस पर विधिवत हस्ताक्षर किया है, तब यह नोट मार्केट में आया है। भारत ने इसको निंदा की है, लेकिन नेपाल को सपोर्ट कोई बैक से कर रहा है, पीछे से। हाँ वो है, क्योंकि चाइना के नज़र क्या है। हाँ, इसीलिए सब राजनीतिक बातें हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। हमको जानना है सिर्फ आंसर 100 रुपया, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। अगला आइए, 12 से 16 जनवरी 2024 तक 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? बहुत सुंदर, नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? नासिक महाराष्ट्र में। किसके द्वारा किया गया था? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी के बीच फिक्स है कि 12 तारीख से लेकर 16, 15, 14, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक चलता है। क्यों? राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर 12 जनवरी, इसलिए। कब से मनाना शुरुआत हुआ राष्ट्रीय युवा महोत्सव? ये हो जानना है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाने की शुरुआत 1995 से। कब से? 1995 से।
लिख लिए, आगे बढ़े। हाल ही में किस खिलाड़ी को 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर, सबसे पहले जानिए बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर जो होता है, बाल्कन देश में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को, प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है प्रत्येक वर्ष। बुल्गारिया, उरुग्वे, सर्बिया, ये सब आपका देश बाल्कन गल्फ कंट्री में आता है, गल्फ कहलाता है। तो उसमें जो है किसको दिया गया 8वीं बार? देखिए यहां पर तो ठीक है, 8वीं बार के अनुसार क्या आंसर हो जाएगा? नोवाक जोकोविच। कहां के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के। कौन सा खेल खेलते हैं अंकिता? नोवाक जोकोविच लॉन टेनिस के खिलाड़ी हैं, इतना फेमस खिलाड़ी। सर्बिया के, कहां के रहने वाले? सर्बिया के नोवाक जोकोविच। ये 2023 का है भाई, याद रखना 2023 का, लेकिन हमारे पास 2024 का भी आंसर आ चुका है, घोषणा हो चुका है, इसलिए याद रखिएगा 2024 का भी हम लिख देते हैं। टेटोंगलू, टेटोंगलू ये ग्रीस का खिलाड़ी है, ऊंची कूद का धावक है, ग्रीस का। कहां का? ग्रीस का। कौन सा खेल खेलता है? ऊंची कूद। तो अगर इन्हें पुराना ला दे दे नोवाक जोकोविच या टेटोंगलू, तो 24-23 को हड़बड़ा के नहीं मार देना है नोवाक जोकोविच। पढ़ना है ध्यान से, 24 पूछ रहा है कि 23 पूछ रहा है? 23 पूछेगा तब जोकोविच, क्योंकि वो रिकॉर्ड 8वीं बार लगातार जीता, लगातार नहीं, बीच में गैप भी है, 11 से जीता था 16 तक, फिर 16 के बाद बीच में गैप है। तो और 24 का घोषणा हो चुका है टेटोंगलू का। बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर, साल भर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बाल्कन क्षेत्र के देश के खिलाड़ियों को प्रत्येक वर्ष दी जाती है। क्या कब बना था पुरस्कार? कब से दिया जाने लगा? 24 का, इस बार अभी 2-3-4 महीना पहले हुआ, बस अभी रिसेंट का डाटा, इसीलिए हम लिखा दिए। वो 23 में उसको मिल चुका है, इसका भी घोषणा हो चुका है, मिला नहीं है। तो क्वेश्चन कुछ कुछ पुराना वाला भी आ जाता है ना, लेकिन जानना है हम लोगों को, नया डाटा करेंट है तो दोनों जान लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कभी कभी ऐसा नहीं है 24 वाला नहीं 23 वाला पूछ देगा, ये नहीं कि आप कन्फर्म रहिए कि 24 वाला पूछेगा, कभी कभी बैक वाला भी पूछ देता है, जस्ट रिसेंट में सटा हुआ रहता है ना, और कई सब दुर्घटना बहुत होता है एग्जाम में। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? किस राज्य में बनाया जाएगा? राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत। किसके तहत बनाया जाएगा? राष्ट्रीय, भारत सरकार द्वारा एक योजना शुरू की गई है, कौन सा योजना? राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इसके तहत कहां किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। कहां किया जाएगा? केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य। कहा जाता है कि 5000 आवारा पशुओं को, जो इधर उधर घूमते रहता है ना, उसका आसरा बनेगा, आसरा। अभी भी देखते हैं इधर उधर रोड पर जाइएगा तो खुलेआम देखिएगा गाय इधर उधर आपको घूमते फिरते टहलते मिलेगी, तो वहाँ रहने का उसका व्यवस्था किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 64 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ऐसे भी यूपी के मुख्यमंत्री थोड़ा जीव जंतुओं से उनको ज़्यादा प्रेम है, खासकर गाय से बहुत ज़्यादा प्रेम है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन नहीं जानना है कब से शुरू हुआ है? 2004 से। कब से शुरू हुआ ये योजना? 2004 से शुरू, बहुत महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। आगे बढ़ो। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। काहे महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारत का सबसे बड़ा समुद्री पुल हो गया है, हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है। क्या है इसका कथन?
यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है जो 21.8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सही है। इस पुल का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, अटल सेतु। ये भी बात सही है। ठीक है। कहाँ से कहाँ जोड़ता है? सेवरी से न्याहा सेवा। ठीक है। यह क्या है? दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई सिवड़ी से न्याहा सेवा के बीच जोड़ता है। तीनों चारों, इसका कथन क्या है? 3 सही, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ये तीनों डाटा महत्वपूर्ण है, तीनों का एक एक पॉइंट बना के लिख लीजिए। इस पुल का नाम क्या रखा गया है? अटल सेतु। कितना दूरी? 21.8। कहीं कहीं आपको 22 किलोमीटर भी मिल जाएगा, इसलिए घबराने का बात नहीं है। कहीं कहीं 22 किलोमीटर भी मिल सकता है आपको। उद्घाटन वही किए थे मोदी जी जब गए थे, 12 जनवरी को गए थे ना, राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक गए थे, तो वहीं जाके उसी मौका उद्घाटन कर दिए। कभी कभी यह भी पूछ देता है उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा, 12 जनवरी 2024। एक के बार गए थे, सब 3-4 काम समेट ले चला है उधर से, इतना बचल खुचल काम था। 6 लेन का भारत का सबसे बड़ा समुद्री पुल है यह। 6 लेन का, 6 लेन का, 16.5 किलोमीटर, 22 किलोमीटर में 16.5 किलोमीटर समुद्री पुल है और 5.5 किलोमीटर भूमि पुल है। समझ सकते हैं, 16.5 किलोमीटर समुद्र पर पुल है, 5.5 किलोमीटर होता है इधर और उधर। पुल के दोनों साइड भी तो रहना जरूरी नहीं जी, कि खाली पुल पे तो बना देगा बाकी कुछ नहीं रहेगा, उसके लिए भी बनाया जाता है कुछ दूर तक। तो 5.5 किलोमीटर भूमि पुल, 16.5 किलोमीटर समुद्री पुल। जनवरी 2024 में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी पर अपने 3 उपमंत्रियों को क्या किया? निलंबित कर दिया। क्या आंसर होगा? मालदीव। बहुत सुंदर। ये गए थे, लक्षद्वीप गए थे, जब गए मोदी जी का जब हुआ था दौरा, तो उसी पर वहाँ के 3 गो मंत्री जो थे उपमंत्री, उन्होंने कहा था कि पर्यटन को बढ़ाने के लिए, ये मालदीव को चुनौती देने के लिए ये वो वहाँ गए हैं। ऐसा उन्होंने कंट्रोवर्सी भाषण दे दिया था, बोला था, वक्तव्य टिप्पणी किया था। तो इस पर भारत ने कड़ा रुख अपनाया। तो ये मालदीव सरकार द्वारा दिया गया क्या प्रतिक्रिया कि ये अपना उसका व्यक्तिगत मामला है, इसमें मालदीव सरकार का कोई इसमें सम्मिलित नहीं है, इसका कोई निंदा करता है, लेकिन हम लोग इसमें सरकार की तरफ से जारी बयान नहीं है, उनका व्यक्तिगत मामला है, निजी अपना वक्तव्य है। लेकिन फिर भी भारत के देखो क्या क्या, जितना भी ऑनलाइन बुकिंग था, बहुत सारा जो भारत के विदेशी जब विदेश जाते हैं घूमने के लिए, यहाँ के पर्यटक वहाँ जाते हैं, मालदीव में ऑलमोस्ट भारत के लोग जाते हैं, सब ऑनलाइन टिकट कैंसिल करा दिया। जितना होटल टोटल इधर उधर जाने का था, एकाएक वहाँ पर क्या हुआ, अर्थव्यवस्था वहाँ की गिरने लगी। आनन फानन में मालदीव के सरकार के द्वारा 3 उप मंत्रियों को क्या कर दिया गया? निलंबित कर दिया गया। नाम भी जानना है क्या? ऐसे लगता है नाम नहीं पूछेगा, वो जरूरी नहीं, खाली जरूरी कौन सा है, कहाँ ये चर्चा में रहा, किस पर टिप्पणी किए थे? नरेंद्र मोदी के बारे में। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए, बालिकाओं के लिए पहला पूर्ण सैनिक स्कूल, सबसे पहला मथुरा उत्तर प्रदेश, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? राजनाथ सिंह के द्वारा। कहाँ खोला जा रहा है, उद्घाटन किया गया? मथुरा उत्तर प्रदेश। 800 सीट वाला महिला लड़कियों को वहाँ रहने का और पढ़ाई भी होगा, साथ ही साथ ट्रेनिंग भी दी जाएगी, सेना का ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। सैनिक स्कूल है तो जरूर सेना से रिलेटेड किया जाएगा। मथुरा बहुत ही फेमस जगह। एक क्वेश्चन यहाँ से हम पूछते हैं, बता देते हैं। मथुरा जो है प्राचीन भारत में 16 महाजनपद में से एक राजधानी हुआ करती थी। किसकी राजधानी थी मथुरा? हैं, कौन बोला? कौन बोले? हाँ, सूरसेन। सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? सूरसेन महाजनपद, 16 महाजनपद में से एक
सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? लिख लीजिए, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ? मथुरा। किस नदी के किनारे बसा हुआ है मथुरा? बताइए। यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। यहाँ के सांसद कौन हैं? वाह, ये सब तो याद रखबे करेगा। हेमा मालिनी, लगातार तीसरी बार जीती है सांसद हेमा मालिनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 महाजनपद में से एक, सूरसेन की राजधानी मथुरा। कल बिहार का क्लास होगा तो बिहार के बारे में भी चर्चा चलेगा कि बिहार में 16 महाजनपद में से कितना था बिहार में। हाँ, क्वेश्चन पूछे भी हैं, याद भी रखना है। अगला क्या है जी? 2 जनवरी 2024 को किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर कंबोज, थी आर कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी के VC को MS स्वामीनाथन अवार्ड? चौधरी चरण सिंह। हाँ ठीक है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। बहुत सुंदर जवाब, चौधरी चरण सिंह। 2004 से यह पुरस्कार की शुरुआत हुई। यह पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? शुरुआत कब से हुआ? 2004 से। सबसे पहला किसको मिला? नॉर्मन ई बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग को सबसे पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार। और MS स्वामीनाथन को क्या दिया गया अभी हाल में? भारत रत्न से सम्मानित, भारत रत्न से सम्मानित। इसमें एक शब्द लिखना है, मरणोपरांत। मरणोपरांत का यह दिया गया किस वर्ष? 2024 का मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित कौन? MS स्वामीनाथन, भारत के प्रथम राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष, हरित क्रांति के भारत के अग्रदूत। सब याद है, लिखवाए हैं क्लास में, भूल गए? आगे बढ़े, लिख लिए इतना? किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती श्री अन्य प्रोत्साहन योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया है? बहुत सुंदर, मध्य प्रदेश। कुछ कुछ योजना के बारे में आप लोग को जानना चाहिए, ये सवाल एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले जानिए रानी दुर्गावती का कहाँ योजना का संबंध? मध्य प्रदेश। ये न्यूनतम खरीद मूल्य पर के अलावे 3900 रुपया प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी दी जा रही है। इस पर जानने के लिए सुन लीजिए सिर्फ, ठीक है। एक बहुत ही फेमस है झारखंड में, मैया श्री योजना। यही योजना जो है झारखंड में सरकार हेमंत सोरेन का वापस ला दिया। अभी हाल ही में झारखंड में चुनाव हुआ है ना, तो झारखंड में फिर JMM की सरकार हेमंत सोरेन की सरकार आई। यही मैया श्री योजना, इसमें 1000 रुपया प्रति माह महिलाओं को दिया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। उड़ीसा में एक बहुत ही फेमस योजना चल रही है, स्वयं योजना। लिख लीजिए, उड़ीसा में एक फेमस योजना चल रही है, स्वयं योजना। स्वयं योजना। अब महाराष्ट्र में एक योजना बहुत फेमस है, लाडला भाई योजना। कौन सा योजना? लाडला भाई। हाँ, झगड़ा खूब करेगा, बोलेगा लाडला भाई। सबसे ज्यादा झगड़ा भाई भाई में, भाई बहन में होता है।
हाँ, वो बचपन वाला झगड़ा होता है, झूठ मूठ का लड़ाई होता है, ऐसा ओरिजिनल वाला लड़ाई कभी नहीं होता। इसमें है कि ग्रेजुएट करने पर, इंटर करने पर, डिग्री लेने पर सरकार के द्वारा 6,000, 7,000 और 8,000 रुपया की राशि दी जाती है, ठीक है ना, ये प्रोत्साहन राशि। तो महाराष्ट्र का हो गया, झारखंड का हो गया, उड़ीसा का हो गया। अन्य योजनाओं के बारे में योजना टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग। देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? हे प्रभु, ऐसा भी मेरे बिहार राज्य में कर दीजिए ताकि ये मोमो और चाउमीन खाने वाले का बंद हो जाए। मैं ये प्रभु से आग्रह करता हूँ, भारत सरकार के जो भी मंत्री हैं, बिहार सरकार के मुखिया हैं, ये गुपचुप और चाट और चाउमीन और मोमो खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है, स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम, इसमें एकदम शुद्ध हाइजीनिक मड़ुआ का रोटी, मक्का का रोटी, लिट्टी चोखा, बस ऐसा चीज़ ही मिलेगा कि स्ट्रीट पर, रोड पर, जो अभी रोड पर अभी देखते हैं ना, देखिए बहुत आदमी का मुंह में पानी आना शुरू हो गया होगा, प्रदर्शनीय में रह जाएगा ना। बात भी सही बोल, बेचारा जो लगाएगा वो दिन भर मक्खी मारेगा। अभी सबसे ज़्यादा अगर सेलिंग डिपार्टमेंट कोई है तो वो है मोमो और गोलगप्पा, पानी पूरी, जो भी बोली। हाँ, लेकिन क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। सबसे बड़ा बात है ये, अगर उधर से गुजरिएगा तो एकदम मन करेगा 2-4 को जरूर खा ही ले। और खाने के क्रम में, वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं भी गोलगप्पा का बहुत बड़ा शौकीन रहा हूं। आई यूज टू इट, नॉट प्रेजेंट, अब नहीं खाते हैं, पहले खाया करता था। और जब हम खाते थे तो वैसे नहीं खाते थे, बेतहासा खाते। एक वाकया है, हम बता देते हैं थोड़ा सा। हम लोग 2-3 लड़के लोग खाने गए थे, तो जनरली तो देखते हैं गुपचुप तो कोई बढ़िया रेस्टोरेंट में नहीं खिलाएगा, वो जब भी खिलाता है तो स्ट्रीट पे ही खिलाता है। तो हम लोग गए, खाना शुरू कर दिए, और वो डेली हम लोग वहाँ के पेटेंट ग्राहक थे, तो दुकानदार भी जानता था, हम लोग को खिलाने लगा। 2-3 वो लड़कियाँ आ गई खाने के लिए। अब भाई हम लोग 3 लड़का खा रहे हैं, तो स्वाभाविक है, और उस समय हम लोगों का जवानी भी उफान मार रहा था, तो स्वाभाविक है, समझ सकते हैं, भावना को समझ लीजिएगा बस उतना। तो कहने का मतलब हुआ कि हम लोग खा रहे हैं, तो जैसे ही 2-3 लड़की का और देख लिए तो हम लोग का रफ्तार और तेज हो गया, और हम लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, इधर नहीं, इधर खिलाते चलो अभी। अब खाने का किसी को 10-15, कोई 20, 25, 30, 35 जा रहा। अब लड़की लोग बोले भैया हमको खिलाइए ना, भैया हमको खिलाइए ना। वो कह रहा कैसे खिलाएं, ये लोग छोड़ेंगे तब ना, अभी तो आप लोग भी 3 को हैं, ये लोग भी 3-4 को खा रहे हैं। और हम लोग कहें कि जब तक रुकना नहीं है, जब तक खाएंगे नहीं हम लोग, तब तक नहीं देना उधर, पहले इधर खिलाते चलो। लास्ट में तीनों लड़की गुस्सा के पत्तल हाथ में ली हुई थी, पटक के बोली भूखड़ कहीं का, सब खा तुम लोग, हम लोग को नहीं खाना है, बोल के चल दी गुस्सा के कि जितना खाना खा, लगता है खाना नहीं खाया, भूख कर सब कहीं का। उसके बाद वो लोग उधर गए, हम लोग भी कहा भैया छोड़ दिए, पेट भर गया। हाँ, इसी का लगा है। तो कहने का मतलब है कि रहा नहीं जाता है, खाने का इच्छा प्रबल करता है, लेकिन कभी कभी खाइए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली नहीं खाना चाहिए। तो ये योजना जो है स्वच्छ फूड स्ट्रीट, इसका नाम क्या दिया गया है? बहुत सुंदर नाम दिया गया, इसलिए कि प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए, साफ सुथरा। का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश इसका आंसर होगा। और धीरे धीरे ये देश के अन्य राज्यों में ही चालू की जाएगी। सबसे पहले ये मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से शुरू हुआ है। कहाँ से शुरू हुआ है? उज्जैन से शुरू हुआ है, मध्य प्रदेश के उज्जैन से, एमपी। ठीक है, कल बिहार का क्लास स्पेशल चलेगा, टाइमिंग यही रहेगा 4:30 से। जिनको संडे को कहीं टेस्ट टूस्ट मारने जाते होंगे, देखिए अगर टाइम निकलता है तो आइएगा, तो यहाँ पे देखने के बाद, सुनने के बाद ज़्यादा याद होगा, नहीं तो वीडियो तो अपलोड होगा ही। ठीक है ना? हाँ, पीपीटी से कराएंगे तो और तेज़ी में होगा, थोड़ा सा उसमें और लंबा स्पेस रहेगा, तो लिखने में और भी उससे रिलेटेड बातों को। और बिहार का करंट अफेयर्स रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए। वैसे प्रश्न ही कलेक्शन क्वेश्चन है कि एग्जाम में वो क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए। ठीक है, मिलते हैं कल।